गुड इवनिंग बच्चों। जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज का 13वां टेस्ट था उसमें हम लोग 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और फिर 26 से लेके 50 तक 26 to 50 अभी हम लोग फटाफट डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। चलिए, ये देखो तुम्हारे सामने 3 सिस्टम है और ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्प्रिंग पेंडुलम में t बराबर 2π√m/k, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो टाइम पीरियड है वो रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि t1, t2 और t3 का जो अनुपात होगा वो 1/√k1 इस टू 1/√k2 इस टू 1/√k3 होगा। अब k1, k2, k3 को आप लिख दीजिए, 1/√k अकेला है और इस टू 1/√k/2 क्योंकि सीरीज में है दोनों, ये k अकेला है और ये दोनों k सीरीज में है तो k/2 हो जाएगा और ये दोनों के पैरेलल में है तो 2k हो जाएगा। तो 1/√2k, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहाँ बचेगा 1√k काटने के बाद और यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/√2। ये √2 समझ में आ गया। ये 2 देखिए ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो ये √2 बन जाएगा। तो 1√2 इस टू 1/√2। आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा है। When the displacement of particle exceed SHM, जब 1/4 एम्पलीट्यूड पर है तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो x = a/4 की बात हो रही है। तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ½ k a² माइनस x²। ये फॉर्मूला पता है ना सब लोगों को। तो ½ k ये हो गया a² माइनस a²/16, ठीक है ना। तो ½ k 15a²/16 ये, और टोटल एनर्जी इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ½ k a²। बात समझ में आ रही है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ka² से k² कैंसिल हो जाएगा तो 15/16 आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। देखिए SHM में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, नीट में जो क्वेश्चन आता है वो कठिन नहीं आता है, जबकि SHM अपने आप में अगर देखा जाए तो एक अच्छा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है। आपको कठिन लगता है, इसके अच्छे सवाल जो हैं वो आप लोगों से दिक्कत में निकलते हैं। अगर क्लास में ठीक से पढ़ाई करिए तो निकल आते हैं, अदरवाइज नहीं निकल पाते। लेकिन एग्जाम का सवाल आसान आता है, परेशान ना होइएगा, हो जाएगा आपसे। यहाँ पर एक सिस्टम है और हमें इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ओके, इस सवाल को समझने की आवश्यकता है ध्यान से। यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इस पे एक मास लटका हुआ है और अभी इसको रोक के रखा गया है, अभी इसको छोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। ये देखिए रोक के रखा गया है। अब इसको जब हम ये इसको रोक के रखा गया, ये है मास, इसको रोक के रखा गया है। स्प्रिंग नीचे रिजिड सपोर्ट में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब जब इसको धीमे से हटाएंगे, जेंटली हटाएंगे, तो स्प्रिंग थोड़ा खींचेगी। जब हम जेंटली हटाएंगे तो स्प्रिंग थोड़ा खींचेगी, स्प्रिंग थोड़ा खिंच जाएगी और ये मास परमानेंटली यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो अगर ये परमानेंटली यहाँ पे आके रुक गया तो ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा, ठीक है ना। और जब हम इस मास को झटके से छोड़ेंगे
जब हम इस मास को झटके से छोड़ेंगे तो ये तेजी से नीचे जाएगा और यहाँ तक जाके रुकेगा और फिर वापस जाएगा, है ना। तो मीन के बाद ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर पार्टिकल था, जब उसको हमने जेंटली छोड़ा, ऐसे हाथ लगा के छोड़ा तो यहाँ रुक गया, तो ये आप x मान लीजिए। और जब अचानक छोड़ा तो वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, तो इसको आप लोग x डैश मान लीजिए। x डैश निकाल लीजिए और x निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि मीन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, वही एम्पलीट्यूड होता है। ये भी रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट है, जबकि ये भी रुकेगा, लेकिन ये एक क्षण के लिए रुक कर वापस जाएगा। तो ये देखिए यहाँ था, जेंटली छोड़ा तो यहाँ आके परमानेंट रेस्ट हो गया, यानी कि मीन हो गया। अब जब झटके से छोड़ेंगे तो मीन के और नीचे जाएगा, क्योंकि देखो हाथ लगाकर छोड़ने से वो मीन पर रुकता है और झटके से छोड़ने पर वो एम्पलीट्यूड तक, एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है। तो मीन के बाद जितना भी चलेगा वही एम्पलीट्यूड होगा। तो एक्स डैश निकाल के एक्स से घटाना है, तो पहले एक्स निकाल लिया जाए, इसको फिगर ए और इसको फिगर बी नाम दे दिया जाए। पहले हम फिगर ए पर काम कर लें। फिगर ए पर हम काम कर लें। मीन पर नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि mg जो होगा वो टेंशन के बराबर होगा, और टेंशन kx होता है, तो mg इज इक्वल टू kx। mg इज इक्वल टू kx, यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, मास 5 है, mg बाई k मास 5 है, g की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 200 है। तो 50 बाई 200 1/4 हुआ, हाँ 1/4 हुआ, यानी कि ये 0.25 मीटर। ये आपको समझ में आ गया। तो हमने x तो निकाल लिया, अब हमारा काम है x डैश निकालना, यानी कि मी यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक है ना। तो अब हम इसको when released suddenly, जब हम सडनली छोड़ेंगे तो वो और नीचे तक आएगा, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। हमने इसी को रेफरेंस मान लिया है, रेफरेंस लेवल तक हम लोग काम करेंगे। तो k इनिशियल 0 और u इनिशियल mg x डैश ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और k फाइनल 0 और u फाइनल हाफ के x डैश का स्क्वायर। ठीक है ना। तो mg x डैश इज इक्वल टू हाफ के x डैश का स्क्वायर। x डैश से एक x डैश कट कर दीजिए, तो x डैश का मान आ गया 2mg बाई के, 2 इंटू 5 इंटू 10/200, तो ये हो गया 100/2, यानी कि 100/200 यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब आ गया 0.5 मीटर। ठीक है ना। तो x डैश हमने निकाल लिया, अब हमको a निकालना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, झटके से छोड़ने वाला x डैश और जेंटली छोड़ने वाला x। आप बात समझ रहे हैं, झटके से छोड़ने पर वो मीन से नीचे जाएगा, और जेंटली जब हाथ लगा के छोड़ेंगे जेंटली तो मीन पे आके रुकेगा। तो मीन के जितना नीचे जो आपको दूरी नजर आ रही है वही एम्पलीट्यूड होगा। तो 0.5 माइनस 0.25 है ना, इसका मतलब हो गया 0.25 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल को थोड़ा आप ध्यान रखिए। ऐसे सवालों में पहले जेंटली नीचे आने दीजिए, तो मीन तक जाने का दूरी निकल आएगा, और फिर एकदम से झटके से छोड़ दीजिए तो वो मीन के भी नीचे जाएगा, और मीन के बाद जितना जा पाता है वही एम्पलीट्यूड होता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और सोल्यूशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम अति महत्वपूर्ण है, इस डायग्राम को समझें। ये देखो टेबल लगा रखी है हमने, पहले टेबल लगा रखी जिससे जाने ना पाए, फिर टेबल को हमने ऐसे धीमे धीमे हाथ लगा दिया, टेबल हटा दिया, धीमे धीमे हाथ लगा के नीचे आने दिया, तो वो अपने आप मीन पर आकर रुक जाएगा। फिर हम अगली बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर यही शुरुआत करेंगे।
और इस बार टेबल को एकदम से हटा देंगे। जैसे एकदम से हटाएंगे तो ये मीन को भी पार कर जाएगा, और मीन के बाद जितना पार करके पहुंचेगा वही एम्पलीट्यूड होगा। इसलिए एम्पलीट्यूड जो होगा वो पूरा, ये पूरा एक्स डैश और माइनस एक्स होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई। पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल एक फोर्स के अंडर में टाइम पीरियड t1 है और दूसरे फोर्स के अंडर में टाइम पीरियड t2 है। तो कह रहे हैं अगर दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए जाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो दोनों फोर्सेस एक साथ लगा दीजिए, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F बराबर होता है K माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस K1x K2x, है ना। तो यहां से आ गया K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये क्या होता है, ये होता है m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस m ओमेगा 2 स्क्वायर। मास कट जाएगा, जब मास कट गया अब देखिए ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। फोर्स को हमने खोला तो k पर पहुंच गए, और k को खोला तो ओमेगा तक पहुंच गए, और ओमेगा को भी खोला तो t तक पहुंच गए, है ना। हो गया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। 9 इंटू 16, तो यहाँ पर 16 प्लस 9 यानी कि 25 अपॉन 9 इंटू 16। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 अपॉन 25। सो टी इज इक्वल टू 9 का 3, 16 का 4 और 25 का 5। समझ में बात आ रही है। जब रूट लेंगे तो 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया और 25 का 5 हो गया। तो ये हो गया 12 अपॉन 5 यानी कि 2.4 सेकेंड। अच्छा सवाल है, आपने इसको कई बार देखा होगा, कई बार ये टेस्ट पेपर में आ चुका है, आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स विल बी 0। फिर कह रहे हैं कि 4t/4 को हम लोग t कहते हैं, और जहाँ पर टाइम t है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा a ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t/4। t/4 कहाँ पर है भाई, मीन पर है। देखो t/4 मीन है, और मीन पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। v मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा। तो यहाँ पर ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए मीन पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी 0 होते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और एक्सीलरेशन, सॉरी, मीन पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि मीन पर फोर्स, एक्सीलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, लेकिन एक्सीलरेशन, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये सब बातें पता ही होती हैं जो एसएचएम कर रहा है, पढ़ रहा है। द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेडुलम इज टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। यहीं पे गलत हो गया। रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल को मीन पर लाने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी दिशा हमेशा टूवर्ड्स मीन होती है। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये भी गलत हो गया, क्योंकि टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ए स्क्वायर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सेकंड ऑप्शन, बोथ आर इनकरेक्ट। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी ने कर लिया होगा। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑक्सिलेटरी। बिल्कुल सही बात है। सन अर्थ के आसपास जो मोशन कर रही है,
सन अर्थ के आसपास जो मोशन कर रही है वो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है टू एंड फ्रो, तो ये पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी। बिल्कुल सही है, जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक भी होगा, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई भी कर रहा है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी। तो ये आपका सही है, एक्सप्लेन भी सही हो रहा है। इसमें देखिए आपको इसमें आप सेकंड ऑप्शन लगा लीजिए, और सेकंड ऑप्शन लगा के इनको आप डायरेक्टली ही देख लीजिए, क्योंकि आप इतने लेवल पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए आप इसमें सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाइए, और ए थर्ड और फोर्थ दोनों होंगे, यानी कांस्टेंट फोर्स जब लगेगा तो मीन पोजीशन में भी बदलाव आएगा और एम्पलीट्यूड में भी बदलाव आएगा, ठीक है ना। बी कांस्टेंट टॉर्क अगर लगेगा तो क्या होगा? कांस्टेंट टॉर्क अगर लगेगा तो भी इन्हीं दोनों चीजों में बदलाव आएगा, मीन भी बदलेगा और एम्पलीट्यूड भी बदलेगा। कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट टॉर्क अगर लगेंगे तो ये दोनों चीजें बदलेंगी। सी में 1 2 4 है, यानी कि अगर किस पार्टिकल एसएचएम करते हुए पार्टिकल पर अगर कोई चीज गिर जाए तो क्या होगा? तो क्या होना क्या है? फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो पीरियड भी बदलेगा और आपका एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन में 3 4 है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसको एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड फ्रेम में रख दिया जाए तो उस पर स्यूडो फोर्स लगने लगेगा, और स्यूडो फोर्स लगने की वजह से मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड दोनों बदलेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसलिए आप इस सवाल के रिजल्ट्स को देख लीजिए। और ये चारों ऑप्शन क्योंकि चेक करने वाले हैं, तो ऐसा ये सवाल एग्जाम में आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो जेन्युइन बात है मैंने आपको बताई, अगर मैं इसको इक्वेशन बनाकर एक्सप्लेन करता हूं तो ये आपके लेवल से बिल्कुल बाहर का सवाल निकल गया है। ये सवाल इस पेपर में नहीं डालना चाहिए था। A body is executing simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy. आप देखिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी अगर मान लेते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी n है, और अगर हम u लिखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हाफ के, और एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो एक्स का ग्राफ होगा वो तो साइनोसॉइडल हो जाएगा, ठीक है, समय के साथ ये देखिए साइनोसॉइडल हो जाएगा, लेकिन जो यू का ग्राफ होगा समय के साथ वो कैसा होगा? उसमें जो चीज़ पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगी, और जो साइकिल नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखिए 0 के बाद टी, और यहाँ पर देखिए 0 के बाद ये टी डैश और ये 2t डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो 2t डैश है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड है वो t के बराबर है, यानी कि हाँ मतलब 2t डैश जो है वो t के बराबर है, तो t डैश बराबर t/2 हो गया। और जब पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड पोजीशन के टाइम पीरियड का हाफ हो गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डबल होगी। इसको इस प्रकार से अच्छे से समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड t है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रिक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी 2n होती है और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रिक्वेंसी भी 2n होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं a साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
और वेलोसिटी जो कि dx बाई dt करने से आएगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, और अगर एक्सिलरेशन निकालें तो ये dv बाई dt करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। तो ये है फंक्शन साइन का और ये है फंक्शन माइनस साइन का। तो साइन का और माइनस साइन का फंक्शन इनकी फेज डिफरेंस कितना हो गया बताइए, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ फेज मतलब पाई रेडियन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चौथा ऑप्शन पाई रेडियन। सवाल ये अच्छा है, कई लोगों का गलत हो गया हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में ये देखिए, ये एसएचएम है और ये एसएचएम है, और ये दोनों एसएचएम एक साइन में है दूसरा कॉस में है। तो ये देखिए a1 इज इक्वल टू a साइन में है, नहीं a1 बराबर यहाँ साइन में है, और a2 इज इक्वल टू b ये कॉस में है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम मेथड से तो ये आ जाएगा नेट एम्पलीट्यूड, और नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा सवाल है, और ये मोशन जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ बताया जा रहा है, जबकि इसमें ये ए नॉट भी जुड़ा हुआ है जो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बल्कि पीरियोडिक मोशन कराएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए, पीरियोडिक मोशन ना कि सिंपल। हालांकि उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो यही होगा, चाहे मोशन एसएचएम हो या फिर वो मोशन पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो। बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज वेलोसिटी इतना, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी ये है और 4 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी ये है। तो हमें लेंथ ऑफ पाथ की लेंथ फाइंड करनी है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, वो देखो 10 और 7 ये काट दीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको बना लिया है, और अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए अगर जल्दी सॉल्व करना है। तो 49 हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 और ए स्क्वायर माइनस 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 ए स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर माइनस 81, 8 36 8 44 8 36 44, ठीक है। तो 100 ए स्क्वायर माइनस 49 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 माइनस 441। तो लगभग ये 50 ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और ये 1600 441, तो ये 9 और ये 5 और ये 1 और ये 1159 और ये 51 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1159 बाई 51। यहाँ से आप ए निकालेंगे, और जब आप ए निकाल लेंगे तो पाथ लेंथ कैसे लिखते हैं बताइए। ये मीन पोजीशन होती है और ये प्लस ए पोजीशन और ये माइनस ए पोजीशन, और इसे कहते हैं पाथ लेंथ। तो जब आप ए निकाल लेंगे तो उसका क्या करेंगे बोलिए, डबल करेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जरा सा कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद ये काम करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस एक्स ग्राफ, ये भी हो सकता है और बिल्कुल ये भी हो सकता है। पोजीशन और एक्स में ग्राफ तो दोनों ही हो सकते हैं, एक कॉस वाला है और दूसरा साइन प्लस समथिंग वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों ही हो सकते हैं बिल्कुल।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ये दोनों हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन बनेगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो ये ग्राफ बन जाएगा। टोटल एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है। तो सवाल एक सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल माना जाएगा। स्टेटमेंट है फॉर ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट मीन। बिल्कुल सही बात है। जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जब मीन से गुजरता है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो टेंशन भी सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर टेंशन सबसे कम होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मीन पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को 10 सेंटीमीटर दबा के छोड़ा गया, और फिर इधर दीवार है 5 सेंटीमीटर दूर, तो इधर वो 5 सेंटीमीटर जाके फिर लौटना पड़ेगा उसको, फिर वहीं आ जाएगा। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हम फुल टाइम पीरियड निकालें। तो के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 100, और ये 100 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कट गया, और ये ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1000। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऐसे ही कर लें तो भी क्या बुराई है, 10√10 कर लेंगे, है ना। चलिए और आसान बना लेते हैं। तो ओमेगा बराबर आ गया आपका 10√10, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 10√10। तो पाई और √10 लगभग बराबर होते हैं, इसलिए t इज इक्वल टू 2/10 यानी कि 0.2 सेकेंड, ठीक है ना। अब आ जाइए, जब हमने इसको यहां तक दबाकर छोड़ा, ठीक है ना, तो ये जो मीन पोजीशन जो दिखाई जा रही है, तो ये होगा a के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से इसके एम्पलीट्यूड के बराबर ये a होगा, और ये a/2 होगा, a/2 होगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ से जाएगा यहाँ पर तो कितना टाइम लगेगा, t/4। फिर जब आधे तक जाएगा तो t/12। फिर जब आधा लौटेगा तो t/12, और जब अंदर एक्सट्रीम तक जाएगा तो t/4। बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये है एक्सट्रीम और ये है मीन। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने में t/4, और मीन से हाफ a/2 तक जाने में t/12, फिर हाफ से मीन तक आने में t/12, और मीन से एक्सट्रीम तक फिर जाने में t/4। तो ये हो गया आपका t/2 प्लस t/6। तो ये 6 आ गया, तो ये 3t प्लस t यानी कि 4t/6 आ गया, यानी कि 2t/3 हुआ। मतलब 2/3 इंटू 0.2 यानी कि 0.4/3 यानी कि 0.13 जो आंसर होगा कोई, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है 0.13। सवाल अच्छा है, और ये इस सवाल का मेन मूवमेंट है। बहुत अच्छा सवाल है। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। बिल्कुल सही बात है। जब रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो जाता है और बड़े बड़े ऑसिलेशन होने लगते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर अर्थ में कोई होल ड्रिल कर दिया जाए और उस पर कोई बॉल डाल दी जाए तो वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। बिल्कुल सही बात है। बॉल को आप यहाँ डाल देंगे, ये मीन पोजीशन है, बॉल ऐसे जाएगी, रुकेगी, फिर वापस आएगी, फिर रुकेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर रुकेगी, फिर वापस आएगी, ये ऑसिलेशन करेगी। It will execute SHM if hole were drilled through the center of the earth and ball is dropped into it. The hole at one end it will do, हाँ ये ऑसिलेशन करेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दूर दूर तक नहीं है। ये अलग चीज़ लिखी हुई है और ये एकदम अलग चीज़ लिखी हुई है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, पर नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। U पोटेंशियल एनर्जी है और F फोर्स है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है।
तो इसको हम कुछ ऐसा करें कि रेस्टोरिंग फोर्स हमको दिखने लग जाए। तो हाफ और के एक्स लिखा है तो ये माइनस एफ बोला जाएगा, एक्स हो जाएगा तो 2u इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एक्स। तो माइनस का 2u बाई एफ इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम उधर ले जाएं, अगर उधर ले जाएं तो 2u बाई एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बढ़िया सवाल है भाई, ये सवाल कठिन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक से सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। डैम्ड ऑसिलेशन इंडिकेट लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी लॉस इन द डैम्ड ऑसिलेशन मे बी ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। डैम्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होता है, बिल्कुल सही बात है। और एनर्जी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है। तो ये एक्सप्लेन भी सही हो रहा है, दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है कि डैम्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होता है। और नीचे लिखा हुआ है क्योंकि डैम्ड ऑसिलेशन में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जैसे फोर्स लगते हैं और वही एनर्जी का लॉस कराते हैं। तो बिल्कुल दोनों सही हैं और नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया हुआ है, टी टाइम पीरियड है, पार्टिकल का मास 2 ग्राम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन टी बराबर T/4, टी बराबर T/4 पर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। अच्छा भाई, टी बराबर T/4 पर हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले टी तो निकाल लें हम। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ 4 दिख रहा है तो 2π/t इज इक्वल टू 4 हो गया। तो t इज इक्वल टू π/, चलो अच्छा 2π/4 कर लेते हैं। तो π/2 आया आपका टाइम पीरियड। चलिए अब y को डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालें और फिर काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करें। तो ये हो गया 5 और साइन ओमेगा टी का कॉस 4t प्लस π/3 और फिर 4 और आएगा जब इसको फिर से करेंगे तो 20 cos 4t प्लस π/3, तो 20 cos 4 इंटू t का मान है T/4 प्लस π/3, t की जगह पर T/4 रखना, ये देखो T/4 रखना है। तो 4 से 4 कट गया तो 20 cos t प्लस π/3, सो 20 cos t यानी कि π/2 और ये π/3। वेलोसिटी हम पहले निकाल रहे हैं इस समय। तो v इज इक्वल टू 20 cos 6 नीचे ले लें तो ऊपर आ जाएगा 5 π/6, 20 cos π/6 यानी कि 30 और 30 इंटू 5 कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया। cos 150 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 यानी कि माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 मतलब चलिए √3/2, तो ये हो गया माइनस का 10√3। वेलोसिटी निकालने के बाद अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। मास दिया होना चाहिए भाई, 2 ग्राम इसका मास है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ मास है, 2 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया है किलोग्राम में, और v² का मतलब हो गया 300। हाँ, 10√3 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 3 300, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 300 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.3 जूल। बढ़िया सवाल है। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आपको आई होगी, और यहाँ पर दिक्कत आने की वजह से हो सकता है कई लोगों ने इस सवाल को बीच में छोड़ दिया होगा। इस सवाल को छोड़ने लायक सवाल तो नहीं है,
लेकिन थोड़ा अगर स्पीड मेंटेन रहेगी तो ये सवाल करने लायक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a पानी में तैर रहा है। जब कोई चीज पानी में तैरती है तो उसका फोर्स कांस्टेंट आप लोगों को मालूम है क्या? फ्लोट कर रहा है। तो इसका जो के इफेक्टिव होता है वो होता है ADLG, और जब ये SHM करता है तो टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यानी कि 2 पाई अंडर रूट, इसका मास m है, अंडर रूट m अपॉन ADLG। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि पानी वाले सिस्टम का के क्या होता है तो आपको पता, तो ये सवाल आपका छूट गया होगा। ए यहाँ पर ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये देखिए, और DL डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इनवर्सली, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर रो लिखा हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी को हमने DL बोला है और इन्होंने पानी की डेंसिटी को रो बोला है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। सवाल अच्छा है। और ये बात ना पता होने पर, ये जो ऊपर सबसे ऊपर जो लाइन लिखी है, ये पता ना होने पर आपको सवाल छोड़ना पड़ गया होगा। जब दो पार्टिकल एक स्ट्रिंग से जुड़कर SHM करते हैं तो ये ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम होता है। ड्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक स्प्रिंग नुमा फोर्स से बंधे हैं और ऐसे ऐसे SHM कर रहे हैं। तो ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में हम लोगों को रिड्यूस्ड मास निकालना होता है। रिड्यूस्ड मास निकाल कर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मास की जगह पर रिड्यूस्ड मास रखना होता है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से ये हो रहा है m इंटू m अपॉन 2m, तो m से m कैंसिल करने पर m बाई 2 हो रहा है। अब हमें टाइम पीरियड लिखना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, m बाई 2 बाई के, तो 2 नीचे आ जाएगा। जब 2 नीचे आ जाएगा तो आप देखिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। जब भी दो पार्टिकल एक ही स्प्रिंग से जुड़े हों और SHM कर रहे हो तो पहले रिड्यूस्ड मास निकालिए और मास की जगह पर रिड्यूस्ड मास रखिए, तब सही आंसर आएगा। ये ग्राफ बना हुआ है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए F इज इक्वल टू माइनस KX होता है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जो कि tan थीटा होता है वो माइनस के बराबर होता है। थीटा 90 से बड़ा होने की वजह से इसको माइनस 10 अल्फा लिखकर आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू के आ गया। 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू के आ गया। सो रेस्टोरिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 135 बाई 15, यानी कि ये आ गया 9। और टाइम पीरियड हम कैसे लिखेंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, अंडर रूट m बाई के, सो 2 पाई अंडर रूट 1 बाई 9, यानी कि 2 पाई के नीचे आ जाएगा 3। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा है, आने लायक सवाल बिल्कुल। आगे चलेंगे हम लोग जल्दी से। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। ये स्प्रिंग है और ये दो स्प्रिंग पैरेलल में है, तो 2k हो जाएगा और उसके बाद नीचे मास लटका हुआ है। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो जो सीरीज में अब हैं दोनों, तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है ना। ये सवाल सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो 2 डबल के अपॉन 3k, तो एक के कैंसिल करेंगे तो ये 2k बाई 3 आ जाएगा। और फिर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन इफेक्टिव k कितना, 2k बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो m के साथ 3 आ जाएगा और नीचे 2k आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल है। ये पैरेलल और जो आएगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा। सबको समझ में आ गया होगा और सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। एक बॉडी SHM कर रही है, तो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड के √3/2 दूरी पर जब है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो एट
x इज इक्वल टू √3/2a। u और k का रेशियो फाइंड करना है, तो u तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता ही है खैर, तो हाफ के और एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4a स्क्वायर, सो वी कैन से दैट 3/8 a स्क्वायर। इसी जगह पर हम काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड करेंगे, समझते जा रहे हैं ना। थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए हम आपको ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, जल्दी हो जाए, आपका भी टाइम बचे और हम भी अपने काम में लगे, है ना। मतलब टाइम को समझिए कि टाइम को वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आप रख देंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर। सही है भाई, x का मान √3/2a स्क्वायर करेंगे तो 3/4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ के और ब्रैकेट में 1/4a स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा 1/8 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है, तो u अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो 3/8 स्क्वायर अपॉन 1/8 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, जब 1/8 स्क्वायर दोनों में है कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, तो 3:1 का रेशियो होगा। ये सवाल लगभग सभी लोगों ने जरूर कर लिया होगा। एक पार्टिकल -a से +a तक SHM कर रहा है, ये देखिए पोजीशन -a और ये देखिए पोजीशन +a और ये देखिए मीन पोजीशन। चलिए यहाँ तक पूरा ले लीजिए, -a और ये +a, तो ये पोजीशन है मिड। मिड समझते हैं, ये मीन होता है, ये एक्सट्रीम होता है, और ये बिल्कुल मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग मिड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लगा, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपको मालूम है ये t/12 होता है यानी कम होता है, और ये t/6 होता है यानी कि ज्यादा होता है। तो इन दोनों में t1 कम और t2 ज्यादा होता है। t1 कम यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, t1 छोटा होता है और t2 बड़ा होता है, क्योंकि मीन से मिड तक पार्टिकल बहुत जल्दी पहुंचता है, और फिर क्योंकि स्लो डाउन काफी हो जाता है इसलिए a/2 से a तक जाने में उसको टाइम ज्यादा लगता है। मीन पर वो बहुत तेजी से गुजरता है, इसलिए मीन से मिड तक जाने में समय कम लगता है, और a/2 के बाद काफी स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए a/2 से लेके a तक जाने में टाइम ज्यादा लगता है। सवाल रेगुलर लगाते रहिए, 10 से 15 सवाल रेगुलर लगाने वालों का पेपर खराब नहीं होगा। अच्छी क्लासेस करिए जिसमें थ्योरी का भी अच्छा ज्ञान दिया जा रहा हो। इससे आपको क्या होगा, सेशन रीजन स्टेटमेंट सही गलत और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन, वो भी आपके सही होने लगेंगे, और 15 सवाल 10 सवाल रोज लगाने से न्यूमेरिकल भी सही होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप अच्छा पेपर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।